नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नजर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर कर्नाटक से जुड़ी। जी हां, जहां पर इस वक्त बसों के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं, जिसकी वजह से जनता बेबस नजर आ रही है। आखिर क्यों थमे हैं वहां पर परिवहन के पहिए, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम के बारे में। जी हां, भारत सेमीकंडक्टर ड्रीम जो है वो आगे आने वाले समय में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा। और किस तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहा है, कैसे इस क्षेत्र में बढ़ रहा है लगातार, आगे बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां रूस ने अपनी मिसाइल की जंजीरें खोल दी हैं और अब कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। क्या कुछ कदम दोनों देशों की तरफ से उठाए गए हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ कर्नाटक से, जहां जनता इस वक्त काफी परेशान है। ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य के सभी 4 सड़क परिवहन निगम KSRTC, BMTC, NWKRTC और KKRTC के परिवहन कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। और इन सभी संगठनों ने अपने कर्मचारियों को काम से दूर रखने का फैसला किया है। परिवहन जो कर्मचारी हैं उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो असर है इस वक्त पूरे कर्नाटक में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस सेवाओं पर सीधा इसका असर, और हजारों यात्री जो है वो इस वक्त जो बस स्टैंड है, बस अड्डे हैं, वहां पर फंसे हुए हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को मनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधित्व है उससे मुलाकात की और कोशिश की कि समाधान बन पाए, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। करेंगे चर्चा और साथ ही दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बसों का चक्का जाम, लोग परेशान। तो बसों का चक्का जाम है इस वक्त, तो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार के खिलाफ परिवहन कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 परिवहन निगमों की तरफ से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। बीते कल बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। जिसकी वजह से राज्य में यातायात व्यवस्था जो है वो एकदम चरमरा गई है, काफी अस्त व्यस्त है। खासतौर पे अगर हम देखें तो असर पूरे कर्नाटक में, लेकिन मुख्य तौर पर धारवाड़, हुबली, गदग में इसका सीधा असर है। जो बस डिपो है, जो बस स्टैंड है, वहां से बसें बाहर निकल ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से यात्री इस वक्त बस स्टैंड पर मजबूर हैं इंतजार करने के लिए। बस स्टैंडों पर यात्री काफी परेशान है, और खासतौर पर जो ग्रामीण दूर दूर से आए थे और उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में निजी बस और वाहनों का सहारा लेते हुए आम लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इस हड़ताल के पीछे मुख्य वजह क्या है, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से कुछ मांगे इस वक्त रखी गई है, जिसमें पहली मांग है कि जो 38 महीने का जो बकाया है कर्मचारियों का, उसका भुगतान किया जाए। ये मुख्य मांग है। और वहीं एक मांग और है कि 1 जनवरी 2024 से जो उनकी वेतन वृद्धि हुई है वो लागू हो जाए 1 जनवरी 2024 से। और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस वक्त कर्मचारी जा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इन सभी कर्मचारियों को 38 महीने से तनख्वाह जो है, उनकी जो पैसा है, वेतन है, वो नहीं मिला है। और अपने वेतन की मांग ये सभी कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। किसी प्रकार की कोई मदद राज्य सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। हालांकि कोशिश की गई थी कर्मचारियों को समझाने की, लेकिन वो कोशिश भी बिल्कुल बेनतीजा रही। इसके साथ ही क्या कुछ बयान दिया गया है इस वक्त एम प्रियंका की तरफ से, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परिवहन एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और
कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और सरकार इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक रूप से जवाब दे चुकी है। ये तमाम बातें एम प्रियंका की तरफ से जो प्रबंध निदेशक हैं NWKRTC की, उन्होंने कही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यात्री इस वक्त किस तरीके से परेशान है। और यहाँ पर ना आपको बस के कंडक्टर दिखेंगे, ना आपको ड्राइवर दिखेंगे, और बसें खड़ी हुई हैं बस डिपो के अंदर, और यात्री इस वक्त बेहद परेशान हो रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। क्योंकि और खास बात यह है कि ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन है, यानी कि कब खत्म होगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। बीते कल कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि बातचीत हो जाए और सहमति बन जाए, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं ज्योति? सीधे तौर पर हम देखें तो बीते कल काफी अहम बैठक हुई सरकार के साथ में, कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक बेनतीजा रही है। और देखिए, कर्मचारियों की जो मांग है वो भी एकदम सीधी सी है कि उनके जो 38 महीने का जो बकाया है वो उनको दे दिया जाए, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सकें। आखिर सरकार को इस मांग को पूरी करने में क्या समस्या है? कर्नाटक में आज सुबह से 6 बजे से ही परिवहन हड़ताल शुरू हो चुका है। 4 निगम हैं, नॉर्थ वेस्ट KRTC, KSRTC और BMTC, KKRTC, सब लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही बसेस नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अभी डिपो में खड़ी हूँ, मेरे पीछे सब बसेस यहीं पे खड़े हुआ है। कल CM के साथ ट्रांसपोर्ट कमीशन और उनके बैठक हुई थी। जैसे आपने कहा, उनके मांग है कि 12 डिमांड्स है, उसमें 2 डिमांड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें यह है कि 25% वेतन को हाइक करना है, उसके साथ साथ 38 महीने का जो अरियर्स है उसको पे करना है। ये 2 बहुत बड़ी मांग थी। कल इसके वास्ते इसके लिए CM के साथ बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकला। CM कह रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कि हम 14 महीने की अरियर्स पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ भी बात कर चुकी हूँ, और जो वेतन की जो डिमांड कर रहे हैं ना 25% की, वो कह रहे हैं कि सरकार अभी नहीं हो पाएगा, वो 2027 में हम वो हाइक कर देंगे। सो इसके लिए 2 मांगे हैं, वो भी इतने ज़रूरी भी नहीं। इंस्टॉलमेंट में सैलरी दे दीजिए, ऐसे कर्मचारियों ने वहाँ पे उनका डिमांड रखा सरकार के आगे, लेकिन सरकार इस बात के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई। वो दे आर नॉट एग्री विद दिस। सो मैं यहाँ पे सुबह से देख रही हूँ और लोगों से भी बात कर रही हूँ। जो सरकार और कर्मचारियों के बीच जो हंगामा हो रहा है, ऑब्वियसली कर्मचारियों का डिमांड है वो जस्टिसेबल है। 2020 से 2023 तक 38 महीने का जो अरियर्स पे करना है, और 2021 का जो वेतन स्केल है उसको अप्लाई करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में दीजिए। इन दोनों के जो हंगाम में यहाँ पे आम लोगों को सुबह से मैं देख रही हूँ, उनको बसेस नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। यहाँ पे जो जाते हैं बसेस के लिए, पूछने के लिए जाते हैं, कोई भी उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और इसके बदले अभी यहाँ पे सरकार एस्मा जारी करने का भी एक चेतावनी दे चुका है। जो भी प्रोटेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हम एस्मा जारी कर देंगे। इसे चेतावनी के बाद भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है, हमारी जो मांग है उसी पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पे प्राइवेट बसेस छोड़ रहे हैं, सो प्राइवेट बसेस के लिए पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 400-500 ऐसे। सो आम जनता को ये सब तकलीफों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। सुबह से मैं देख रही हूँ, बेंगलुरु हो या अक्रॉस द कर्नाटका, मेरे पीछे जो बसेस है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन मेरे जो पीछे है ना बसेस सब खड़ा हुआ है। अक्रॉस द कर्नाटका दूसरे जिले में जाने वाले बसेस कोई भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आखिर ये कब खत्म होगी? नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका जो स्मार्टफोन है इतना स्मार्ट कैसे है, या वो लैपटॉप जैसे आखिर किस हिसाब से वो 1 सेकंड में, पल भर में ही लाखों कमांड प्रोसेस कर लेता है। और वो रॉकेट जो चांद की सतह पर उतरता है तो उसे सोचने की ताकत आखिर कौन देता है? दरअसल इन सब के पीछे है सेमीकंडक्टर चिप, बेहद छोटी सी, उंगलियों में समा जाने वाली एक छोटी सी चिप, लेकिन इसकी ताकत कितनी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। ये वही सेमीकंडक्टर है जो आज के आधुनिक युग की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, टेलीविजन हो, उपग्रह हो, इलेक्ट्रिक कारें हो,
और हमारे देश की रक्षा प्रणाली की बात करो तो सब सेमीकंडक्टर पर ही निर्भर है। और अब सबसे बड़ी बात, भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार है। जी हां, भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहेगा, वो इस क्षेत्र में निर्माता, नवाचार में अग्रणी और वैश्विक लीडर बनने की राह पर है। चंद्रयान 3 में दरअसल हम सभी ने देखा कि कैसे भारतीय सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने विक्रम लैंडर को खुद निर्णय लेने और सुरक्षित उतरने की क्षमता दी। यानी अब चिप्स केवल मशीनें नहीं चला रही, अब वो सोच भी रही हैं, समझ रही हैं और यहां तक कि फैसले भी ले रही हैं। तो अब समय आ चुका है जब भारत तकनीक के इस क्षेत्र में साइलेंट सुपर हीरो के जरिए एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते चिप क्षेत्र में भारत की ये नई उड़ान। तो चिप क्षेत्र में भारत की ये नई उड़ान है और इस वक्त वैश्विक स्तर पर भारत लगातार अग्रणी है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की रिकॉर्ड मांग है, क्योंकि हर तकनीकी चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत छोटी सी चिप है ये, उत्पादन कुछ चुनिंदा देशों तक ही सीमित है इसका, जिसमें अगर हम देखें तो साल 2030 तक $1 ट्रिलियन का वैश्विक बाजार होगा इसके जरिए। और सीधे तौर पर आगे उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी भारत इस वक्त लगातार उभर रहा है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के 3 क्षेत्रों के नेतृत्व की क्षमता भारत के पास है इस वक्त, जिसमें अगर खास तौर पर हम देखें तो जिसमें उपकरण निर्माण और साथ ही सामग्री आपूर्ति और तकनीकी सेवा भारत की ताकत आगे आने वाले समय में बनती हुई नजर आएगी। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे आ रहा है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2023 में $38 अरब का भारत का चिप बाजार होगा और 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की सीधे तौर पर इसकी उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, जिसमें दिसंबर 2021 में ISM की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद में करीब 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इसकी शुरुआत हुई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की। और भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण में वैश्विक हब बनाना है और इसी उम्मीद के साथ यही कोशिश की जा रही है, जिसमें चिप विनिर्माण अर्बन और साथ ही स्थापित करना, पैकेजिंग और साथ ही परीक्षण इकाइयां बनाना, ये मुख्य तौर पर इस मिशन में शामिल है। इसके अलावा चिप डिजाइन स्टार्टअप्स का समर्थन देना इसमें मुख्य तौर पर शामिल है। युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो भी इस इंडस्ट्री में आए, शामिल हों। वैश्विक निवेशकों को भारत लाने पर भी सीधे तौर पर जोर है, ताकि पूरी दुनिया में इसका सीधे तौर पर इसका बिजनेस किया जा सके। भारतीय आईपी विकसित करते हैं और उसका उपयोग बढ़ाने का प्रोत्साहन, इसके साथ ही नई तकनीकों के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करना इस मिशन में शामिल है। उद्योग संस्थान साझेदारी के जरिए अत्याधुनिक R&D को भी बढ़ावा देना है और साथ ही साल 2023 से लेकर 2025 के बीच में 6 सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी भी मिल चुकी है और कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही सेमीकॉन इंडिया 2025 की अगर हम बात करें तो सेमीकॉन इंडिया का ये 4था संस्करण होगा और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी देखने को मिलेगी, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली की यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा और मुख्य तौर पर ये काफी भारत के लिए लाभदायक भी रहेगा। 300 से ज्यादा ग्लोबल एग्जीबिटर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत भरोसेमंद पार्टनर इसके जरिए भारत को बनाता है। 18 देशों की भागीदारी जो है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सैमी के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है और सैमी के कारण आपको बता दें कि यही उपलब्धि भी भारत को मिली है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करते हैं इस वक्त तापस भट्टाचार्य का। तापस, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है और भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी जो आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, टेलीविज़न की या किसी भी तकनीकी सामान की, तो उसमें सेमीकंडक्टर एक चिप का ही इस्तेमाल होता है।
देखिए, अगर बात करें कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, अब बात आपने कही ये चिप है और सब जगह पे कहते हैं सेमीकंडक्टर है, होना चाहिए, हम लोग को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, लेकिन क्या है सेमीकंडक्टर? अगर अगर शरीर है, अगर कंप्यूटर अगर एक पूरे शरीर की तरह से देखें तो सेमीकंडक्टर जो है वो उसका दिमाग है, और दिमाग नहीं होगा तो एक पूरा जो सिस्टम है वो पूरा फेल हो जाएगा। जी। पहले था 2014 तक हमारे पास सेमीकंडक्टर, हम लोग इंपोर्ट सब सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, और आज ऐसी स्थिति आने वाली है कि अब जो विदेश में लोग हैं वो भारत के बारे में कह रहे हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे अब अगला जो सेमीकंडक्टर हब है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बाद वो भारत में तैयार होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो सबसे बड़े जो देश है उसमें से यूएस है, साउथ कोरिया है, ताइवान इनफैक्ट 60% जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें वो ताइवान के पास है, और जो हाई एंड चिप जो होती है वो भी उसका करीब करीब जो 90% है वो ताइवान में है। लेकिन जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और हमने विदेश के जितने टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनको भारत में आके निर्माण करने का न्योता दिया, और वो आ रहे हैं, अपना सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। एनवीडिया से लेके जितने भी बड़ी कंपनी है, इंटेल, सारे यहाँ पे भारत में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे तैयार कंपनीज यहाँ पे शुरू करें। और सेमीकॉन इंडिया जो है वो एक तरह से दिखा रहा है, बता रहा है कि भारत आ चुका है ऑलरेडी। करीब 45 से 50 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है भारत का अकेला, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 सालों में ये 100 बिलियन डॉलर मार्केट इसको आगे बढ़ जाएगा। ओवरऑल भारत पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो $1 ट्रिलियन की अभी तक उसकी कैपेसिटी होने की उम्मीद है अगले 5 सालों में, और भारत इससे बहुत बड़ा लाभ ले सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जब भारत को हम आगे बढ़ना है, लेबर इंटेंसिव और स्किल लेबर इंटेंसिव आगे बढ़ना है, तो उसमें ये इस तरीके के चिप डिज़ाइन, चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और जिस तरीके से भारत सरकार ने 2021 में ये मिशन स्टार्ट किया था, सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था, जिसके बदौलत करीब 70,000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक निवेश किया जा चुका है, और उसी का नतीजा है कि आज अगले पिछले 3-4 सालों में भारत पूरे विश्व में भारत को एक तरह से चिप डिज़ाइनिंग का और क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर चिप डिज़ाइनिंग से लेकर सेमीकंडक्टर एक बहुत अहम एक हॉटबेड माना जाता है। बिल्कुल तापस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसके साथ चलिए अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव अभी बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती रूस के तटों पर करवा दी थी, जिसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल रूस ने सोमवार को इंटरमीडिएट और शॉर्टर रेंज मिसाइलों की तैनाती पर लगाई गई खुद की मोरेटोरियम यानी कि स्वैच्छिक रोक को हटाने का ऐलान कर दिया है, और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी हुआ जिसमें साफ कहा गया कि अब ऐसे किसी भी शर्त की मौजूदगी नहीं है जो इसे मोरेटोरियम को बनाए रखने को सही ठहरा सके। रूस अब खुद पर पहले से लागू स्वैच्छिक रोकों को नहीं मानता, और इसी के साथ रूस ने 38 साल पुरानी परमाणु संधि भी तोड़ दी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव के कारण अब दुनिया की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन का पारा हाई। तो सीधे तौर पर हम देखें तो पुतिन का पारा इस वक्त काफी हाई नजर आ रहा है, और अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद अब पुतिन ने भी उसका पूरी तरह से जवाब दिया। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की तैनाती पर जो रोक लगी हुई थी अभी तक रूस की, उस रोक को सीधे तौर पर हटा दिया गया, और मिसाइल की तैनाती पर जो रोक थी उसे हटा दिया गया। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की अब तैनाती रूस की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही रूस की तरफ से बयान भी जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया रूस की तरफ से कि वो खुद को बंधा हुआ नहीं मानता है, और सीधे तौर पर अब ये तैनाती जरूर हो रही है। अमेरिका की पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जो पनडुब्बी तैनाती की है उसके बाद में रूस ने ये जवाब दिया, और ये जवाब देते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुतिन ने मिसाइल तैनात करने का सीधे तौर पर यह संकेत दे दिया है, और दोनों देशों के बीच इस वक्त सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका सीधे तौर पर नजर आती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों पर बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस ने जो 38 साल पुरानी परमाणु संधि थी उसे भी तोड़ दिया है। दरअसल साल 1987 में INF संधि हुई थी जिसमें इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल पर यूएस से डील की गई थी। अमेरिका साल 2019 में डील से हट गया, पीछे हटा वो, जिसके बाद में अब इस संधि को तोड़ दिया गया है।
मिसाइल तैनात नहीं करने का यह फैसला उस दौरान लिया गया था, लेकिन अब रूस ने कहा है कि स्वैच्छिक प्रतिबंधों को रूस नहीं मानेगा। इसके साथ ही रूस ने कहा कि आगे के कदम के लिए हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता के साथ अपने कदम उठाएंगे। प्रतिबंध को बनाए रखने की शर्तें जो थी वो अब सब खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जो 38 साल पुरानी जो संधि थी दोनों देशों की वो अब टूट चुकी है। लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के जब तनाव की ये खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे में टकराव का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं इन दोनों देशों को लेकर के, क्योंकि दोनों देश ही महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं। परमाणु हथियारों की एक बार फिर से जो होड़ है वो कहीं शुरू ना हो जाए, ये चिंता इस वक्त पूरी दुनिया को सता रही है। परमाणु टकराव से बचने की नसीहत भी इस वक्त दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों को संयमित रहने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों पर भी बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा होने का ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर हम देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति काफी ज्यादा अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस पर है। क्या लगता है कि दो बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराने वाली हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे कृतिका, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है उसके बाद लगातार वो एक तरफा कार्रवाइयां करने के आदी हो चुके हैं। लगातार वो किसी पे टैरिफ लगा रहे हैं, लगातार किसी को अपनी शर्तें मानने के लिए कह रहे हैं और खास करके रूस पर उनको इस तरीके का एक भरोसा था कि जैसे रूस को एक फोन करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद और उसके बाद रूस घुटनों के बल आ जाएगा उनके सामने और उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है 2 साल से 3 साल हो गए अब संघर्ष के, 3 साल से वो तुरंत खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की पूरी आशा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप शायद उसके इतिहास को नहीं जान रहे थे या इतिहास को लगातार भुलाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस का ये कहना था कि अगर नेटो का अड्डा बनाएंगे आप यूक्रेन में तो उसको रूस स्वीकार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एडजस्ट करने की बजाय लगातार इस बात की कोशिश की कि संघर्ष रुक जाए और इसी के तहत पूरे रूस पे वो लगातार दबाव भी बना रहे और उन्होंने एक तरफा अपने पनडुब्बी को उधर उस इलाके में भेजने की तैयारी कर ली और भेज भी दिया जिधर रूस का पूरा कह सकते हैं कि रूस का वो इलाका है। तो ऐसे में रूस के सामने जो है विशेषज्ञों का कहना है कि कोई चारा नहीं है कि रूस भी अपने रक्षा में कोई कदम उठाए, रक्षा में इस तरह की घोषणाएं करे ताकि डोनाल्ड ट्रंप या जो अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो एक तरफा नहीं हो। तो इसी लिहाज से मुझे लगता है कि रूस ने ये तैनाती की है। तो निश्चित तौर पर देखिए, परमाणु टकराव तो एक बात है, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच में जो पुरानी महाशक्ति है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे और पूरी दुनिया विभाजित हो गई 2 ध्रुवों के बीच में और उन 2 ध्रुवों के बीच में एक लगातार ये टकराव बढ़ता चला आ रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये सारे देश अब नसीहत तो कोई न रूस को देगा न कोई अमेरिका को देगा, लेकिन सभी देशों को इस बात की आशंका नजर आ रही है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में सीधे टकराव बढ़ेगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए वो काफी हानिकारक होगा और पूरी दुनिया का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक संतुलन लग रहा था कि पूरी दुनिया में बन रहा है, वो संतुलन पूरी तरह से प्रभावित होगा। अब देखना है कि आगे रूस का क्या कदम होता है, क्योंकि रूस ने मिसाइल तैयारी करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है अगले सप्ताह उनको अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत से विशेष दूत से बात करने का मौका मिले और व्लादिमीर पुतिन उनसे बात करके क्या समझाते हैं, क्या वो समझते हैं रूस के संदेश, अमेरिका के संदेश को और किस तरह का संदेश वो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच में तनाव अभी लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका जिस तरीके से लगातार धमकियां दे रहा है रूस को भी कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे अगर आपने इतने दिनों के बीच में नहीं किया, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी स्थिति दोनों देशों के बीच में आई है। सामने किस तरीके से वो हटेगा और उसके अलावा पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती सामने आ गई है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हमने कई सारे ऐसे बयान देखे हैं जिसके बाद में वो यू टर्न लेते हुए नजर आए उन बयानों को लेकर, फिर चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या अपने देश को लेकर लिए गए फैसले हो, कई बार उन्होंने यू टर्न लिया है। तो क्या ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव बनाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं?
निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की बात वो कह रहे हैं, और एक तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब बोल रहे हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो दुनिया के एम्पायर की तरह बिहेव करे, जैसे रूस एक समय बिहेव करना चाह रहा था। सॉरी, रूस नहीं, अमेरिका एक समय बिहेव करना चाह रहा था। अमेरिका को लगता था कि यूनाइटेड नेशन की जगह अमेरिका खुद ले लेगा, सारे मसलों में हस्तक्षेप करता रहेगा। लेकिन इसी तरह की लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी स्थिति बनती जा रही है। उनके लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी ताकि हम दुनिया के सारे मसले को सुलझाएंगे, दुनिया पूरी तरह हमारी बात मानेगी। तो निश्चित तौर पे यह कहना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत करना इसको बहुत कठिन है। क्योंकि देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से एक बात कहते हैं, उसके बाद फिर हटते हैं। वो चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड वो उनको मिल जाए, अमेरिका को मिल जाए, ताकि जो पुराना जो टैरिफ सिचुएशन है, पुराने टैरिफ सिचुएशन से जरूर वो आगे बढ़ जाए। 10% का टैरिफ उन्होंने बेसिक सभी देशों पे लगा ही दिया है, उसके बाद वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए एक बड़ी बात कहते हैं, उसके बाद वो नीचे आते हैं, ताकि बीच का रास्ता एक मोल भाव जो व्यापारी जिस तरीके से करता है या ग्राहक जिस तरीके से करता है, उस तरीके का बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का लगातार देखा जा रहा है। इसलिए कई लोग इस उलझन में भी है, इस भ्रम में भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी किस तरीके का पैतरा होगा। लेकिन हर देश अपने अपने हिसाब से एक रणनीति बना रहा है, अमेरिका के साथ बातचीत करने की एक रणनीति में है, क्योंकि हर देश को अपना देश पहले देखना है। अगर अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट देखना है तो इंडिया को भी इंडिया फर्स्ट देखना है, सारे देशों को अपने देश को फर्स्ट देखना है। तो इसमें बीच का रास्ता कोई निकलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी घोषणाएं जो हो रही है एक तरफा हो रही है, सिर्फ अपने हित को देख रहे हैं। दूसरे देशों के बीच में जो एक इंटरनेशनलिज्म होता है, जो एक भ्रातृत्व बनाने की स्थिति होती है, जो अमेरिका को लगातार पहल लेनी चाहिए थी आज के दिन में, वो नहीं हो पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है उत्तराखंड से, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये बादल फटा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने है, जहां धराली बाजार में काफी ज्यादा क्षति इस बादल फटने की वजह से हुई है। इसके साथ ही कई घरों के बहने की आशंका भी इस वक्त वहां पर जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो बादल फटने की खबरें सामने आ चुकी हैं। मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, लेकिन अभी एक बार फिर से उत्तरकाशी में बादल फटने की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। और इसमें जो जानकारी मिल रही है कि जो धराली बाजार है वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। यहां तक कि जो लोगों के घर हैं वो घरों तक बह गए हैं, ऐसी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में ये बादल फटा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर और भारी क्षति वहां पर पहुंची है। कई घरों के बहने की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। दरअसल मौसम वहां पर लगातार बिगड़ा हुआ है और इससे पहले भी कई बार वहां पर बादल फट चुके हैं और अब एक बार फिर से इस तरह की खबर वहां से सामने आई है। लेकिन इस बार ये जो खबर है वो है उत्तरकाशी के धराली बाजार की और काफी ज्यादा नुकसान इस धराली बाजार को हुआ है, इस मार्केट का हुआ है। काफी सारे लोग भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई घरों के बहने की भी आशंका इस वक्त उत्तराखंड में जताई जा रही है। वहां पे अलग अलग तस्वीरें भी हालांकि सामने आ रही, बहुत जल्द आप तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट अभी तक यही मिल रहा है कि उत्तरकाशी में जो ये बादल फटा है इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो धराली बाजार है वहां पर उसको काफी क्षति पहुंची है। कई घरों के बहने की भी आशंका इस वक्त वहां पर जताई जा रही है। तो सीधे तौर पर उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सामने आई। चलिए सीधा रुख करते हैं इन तस्वीरों का, जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले ही वहां से सामने आई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जब बादल फटा है तो उस दौरान की तस्वीरें, और जब अचानक से जब पानी आया वहां पर तो उसमें कई घरों के बहने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, क्योंकि अचानक से काफी ज्यादा पानी वहां पर पहुंचा था। इन तस्वीरों के माध्यम से ये जरूर नजर आता है कि काफी नुकसान इस वक्त धराली बाजार को हुआ है और कई घरों के बहने की भी आशंका इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर दे सकते हैं। क्योंकि जब ये उत्तरकाशी में बादल फटा तो काफी सारा पानी जो है वो अचानक से वहां से बहा और पानी बहते बहते वो अपने कई सारे घरों को भी उस पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि कई सारे घर वहां पर बने हुए पहाड़ों के बीचों बीच में, और जब ये पानी अचानक से वहां पर आया तो काफी नुकसान भी इसने वहां पर पहुंचाया है, कई घरों को अपनी चपेट में भी ले लिया है। तो काफी नुकसान की खबर इस वक्त इस जगह से सामने आई, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस वक्त उत्तरकाशी में हुआ है इस बादल
फटने की वजह से। हालांकि प्रशासन की टीम बहुत जल्दी वहां पर मौके पर पहुंचेगी और पूरी जानकारी हमारी जो टीम है वो भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है कि उत्तरकाशी में जो बादल फटा है उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है और किस तरीके से नुकसान वहां पर घरों को होता हुआ नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझ सकते हैं। क्योंकि वहां पर कई सारे घर बने हुए हैं लाइन से, और जब अचानक से काफी ज्यादा पानी वहां पर आया तो इस पानी ने कई सारे घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जो बाजार है, बाजार में जो दुकानें थी उनको अपनी चपेट में ले लिया। सीधे तौर पर उत्तरकाशी का जो ये धराली बाजार है उसको इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है, जो इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। क्योंकि अचानक से बादल फटने के बाद जब ये पानी वहां से निकला तो कई घरों को अपनी चपेट में लेता हुआ ये वहां से निकला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर काफी नुकसान भी हुआ है। और उस दौरान की जब ये बादल फटा और अचानक से पानी जब काफी सारा वहां पे आया तो उस दौरान की ये एक शख्स ने वहां पर वीडियो बना रहा था और उसने ये वीडियो इस वक्त वहां से सामने आ चुकी है कि किस तरीके से नुकसान धराली बाजार को इस वक्त वहां पर हुआ है। तो उत्तराखंड की ये खबर इस वक्त सामने है, जहां उत्तरकाशी में बादल फटा है और धराली बाजार में काफी ज्यादा क्षति, काफी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और कई घरों को बहने की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।